बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम हेमाटोलॉजी वाले सेक्शन की ऑस्पी को रिवाइज करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीबीएस वाले टॉपिक को रिवाइज कर लिया था, तो इस वीडियो की ऑस्पी को देख लेना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आरबीसी वाले सेक्शन को पहले स्टार्ट करते हैं। पहले वैसे डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी मर्जी। चलो डब्ल्यूबीसी पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बहुत सारे स्टूडेंट को गंदा लगता होता है। ओके, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर बता दो कि कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका मैं दिखा दूँ यहाँ से एएमएल वाला जो पास्ट में आ चुके हैं, हॉजकिन लिम्फोमा, नोडुलर स्क्लेरोसिस वाली, इओसिनोफिल की आइडेंटिफिकेशन है ब्लड फिल्म के अंदर, मल्टीपल माइलोमा, सीएमएल उसकी साइटोजेनेटिक फाइंडिंग लाइक 922 ट्रांसलोकेशन है, ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है, नोडुलर स्क्लेरोसिस, हॉजकिन लिम्फोमा यानी वही आगे बात, बर्किल लिम्फोमा। इसकी आपको ये चीज़ें आपको उन्हें तैयार करनी है। ओके, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी है। जबकि आपका आरबीसी वाले सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो इसके अंदर आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया जिसमें बोन मैरो फाइंडिंग बतानी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेरिडिटरी कोआगुलेशन डिसऑर्डर, डीआईसी, इसमें 3 इन्फेक्टिव कॉजेज बताने हैं, थैलेसीमिया कंफर्मेटरी टेस्ट और 2 ट्रीटमेंट है, ईएसआर लेवल इन द मेल्स एंड द फीमेल, मलेरिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ट्यूब्स यूज्ड फॉर ब्लड सैंपल, वारफेरिन टेस्ट बॉटल, कलर उसका एडिटिव कौन सा ऐड करना होता है। क्लियर, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी वाले सेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, तो डब्ल्यूबीसी में से पहले सबसे पहले इओसिनोफिल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इओसिनोफिल का यहाँ पर पेरिफेरल फिल्म यहाँ पे नहीं शो की हुई, तो इओसिनोफिल की अच्छी सी डायग्राम देख लेना आप खुद गूगल पे जाके। ठीक है, इओसिनोफिल, बेसोफिल या फिर कोई इस टाइप के प्लेटलेट की डायग्राम है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम बर्कियोल लिम्फोमा वाले टॉपिक को पहले स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस याद करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। अब इस डायग्राम को देखो, व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये ईएलएल की डायग्राम है। ठीक है, ईएलएल की, और इसमें 5 साल का सिनेरियो का हिस्ट्री दी होगी। ठीक हो गया, जिसमें आपको स्टेरिस का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट क्या होता है, कंडेंस क्रोमैटिन होता है, जबकि उसमें डेलिकेट क्रोमैटिन था। इसमें न्यूक्लियोलाइट कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होता था, स्मॉलर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें ग्रैन्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलते। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपकी डायग्राम होती है स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया की। ठीक है, वंस अगेन दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसिटिक या स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपका फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये फॉलिकुलर लिम्फोमा की डायग्राम है। ओके, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉलिकुलर लिम्फोमा की, लेकिन इसमें BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन देखने को मिलती है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की डायग्राम है। ओके, दिस इज द फेमस डायग्राम ऑफ द बर्किल लिम्फोमा। ओके, और यहाँ पे आपको स्टेरिस का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेरिस का अपीयरेंस है। और नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ओके, तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को रट्टा मार लो, ये डायग्राम और ये एक्सरे मल्टीपल माइलोमा का, जिसपे पंच आउट लिटिक बॉन्ड लीजन आप याद कर लेनी है। ओके, तो और इसके अलावा ये तो हमारा काम करनी है। हॉजकिन लिम्फोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों साइडों पर दो बाई न्यूक्लियट बना हुआ होगा, आउटलाई अपीयरेंस, तो ये आपका डायग्नोस्टिक रीड स्टम्बक सेल। डायग्नोस्टिक रीड स्टम्बक सेल की क्या निशानी होती है, बड़ा सेल होता है 45 माइक्रोन डायमीटर का, मल्टीपल न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस के मल्टीपल लोब्स देखने को मिलते हैं, जिसमें इंक्लूजन लाइक साइटो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट है। व्हाट इज दिस डायग्राम, वंस ये भी आपका रीड स्टम्बक सेल होता है, लेकिन इस रीड स्टम्बक सेल के अंदर ये आपका मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये आपका रीड स्टम्बक सेल है, लेकिन ये लैक्यूनर वेरिएंट वाला है। ठीक है, और ये व्हाट इज दिस रीड स्टम्बक सेल, तो ये आपका लिम्फोहिस्टोसिटिक वेरिएंट होता है। क्लियर, तो ये सारे हॉजकिन लिम्फोमा देख लेना। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये आपका नोडुलर स्क्लेरोसिस वाला हॉजकिन लिम्फोमा है। ठीक है, ओके, और ये कौन सा डायग्राम है, इसमें मिक्स सेलुलैरिटी, बहुत सारे सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें देखो, इसमें सिर्फ लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है। ओके, क्लियर, और इसकी एनआरबो स्टेजिंग होती है। नेक्स्ट आपने देख लेना है एएमएल वाला। ठीक है, अब ये डायग्राम और ये डायग्राम मिक्स ना कर देना, दोनों डायग्राम्स को। ठीक है, मैं कंपैरिजन के तौर पर दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, और इसके अंदर आपको एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी शायद आपको देखने को मिल सकते होती है, एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। क्लियर, और खास तौर पर जो अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना, ये आपका प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया M3 FAB टाइप M3, जिसमें 15-17 के ट्रांसलोकेशन होती है। PML रारा को आपने रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एज इट इज कोई ग्रैन्यूल नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो स्टेनिंग होती है पास पॉजिटिव TDT स्टेनिंग आपने नोट करनी है, जबकि यहाँ पर और ग्रैन्यूल्स होते हैं, सॉरी और रॉड्स होती है, MPO ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। सुडान ब्लैक की स्टेनिंग को आपने रट्टा मार लेना। ओके, तो ये डायग्राम आ जाएगी, ये तो किसी काम के लिए माइलोडिस्प्लेसिया वाली डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी, लाइक प्रोमाइलोसाइट भी, मेटामाइलोसाइट भी, माइलोसाइट भी, मोनोसाइट भी। तो ये आपका होता है CML होता है, जिसमें ड्रैगिंग सेंसेशन होती है। इसमें आपको BCR ABL जीन की फ्यूजन देखने को मिलती है। सी इसमें 922 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको सी ब्लू हिस्टोसाइट आ जाएगी। क्लियर, तो ये भी आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये मोटी मोटी डायग्राम्स जो आपको मैंने बता दी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है
जो तरतीब से आएगा उसी से तरतीब से स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो पहला आपका एएलएल वाला टॉपिक है। एएलएल वाले टॉपिक में ये डायग्राम और उसकी मॉर्फोलॉजी आपने देख लेनी है, ठीक है? एएलएल वाले को हम प्रीकर्सर बी सेल ल्यूकेमी भी कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब ये दो टाइप का होता है, प्रीकर्सर बी सेल बाल और टाल वाला होता है। ओके, अब यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट को आपने देख लेना। लिम्फोब्लास्ट में कंडेंस क्रोमैटिन होता है। क्लियर? नंबर 2 लेस कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलाइज स्मॉलर होता है, एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर? पास पॉजिटिव होते हैं, काला पॉजिटिव एक इनका वो है रिसेप्टर है का काला पॉजिटिव और टीडीटी पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो ये एएलएल के आपने निशानी नोट कर लेनी है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। अब इनका शायद प्रोग्नोसिस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका जो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इनके अच्छे प्रोग्नोसिस को बताते हैं। कैसे याद करना है कि आपने एएलएल के स्पेलिंग को देखना है। एएलएल में आपके लाइक ब्लर हो गया है। अच्छा, एएलएल में आपके 3 स्पेलिंग आ रही है ना, तो जो फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, नंबर 1 है कि 2 से लेकर 10 साल यानी 3 साल वाला आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट, हाइपरडिप्लॉइडी। हाइपरडिप्लॉइडी मीन 2 से ज़्यादा यानी 3 है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 4, 7, 10 यानी इसमें भी 3-3 का गैप देखने को मिलता है। और लास्ट में आपके 12, 21, तो इसमें 3 के हिस्से को रट्टा मार लेना। 12, 21 ये भी 3 आ जाएगा। 4, 7, 10 इनको प्लस करो, ऑलमोस्ट इनके दरमियान गैप भी 3-3 का है। हाइपरडिप्लॉइडी मतलब 3 का। ओके, लो डब्ल्यूबीसी और 2 से लेकर 10 साल, और इसको अपोजिट कर दो तो आपका पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर आपकी बन जाती होती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट आपने तैयार कर लेना। बाकी बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो हाइपरसेलुलर होती है, लिम्फोब्लास्ट से पैक होती है, 20% से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मीडियस्टिनल थाइमस के मैस भी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर? थाइमस का मैस क्योंकि आपका जो टी वाला होता है उसमें देखने को मिलता है। बाकी इसको ठीक करने के लिए आपने क्या देना, आपने कीमत काफ़ी वगैरह करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CLL वाला टॉपिक है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक वाला। ठीक है, एक बात नोट करना है कि ये वाला जो आपका ALL था ना, ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, खासतौर पर 5 से लेकर 10 साल की उम्र तक। ठीक हो गया? लेकिन जो ये वाला जो है ना आपका ये जो CLL होता है 60 साल से ऊपर आपको देखने को मिलता होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ओवरऑल ल्यूकेमिया। ओके, तो इसमें आपको रिचटर सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता होता है। क्लियर? और इसके है ना, इसके जो मार्कर है वो CD19, CD20, CD19 और 20 को रट्टा मार लेना। उसमें जो आपकी माइक्रोस्कोपिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 इसमें प्रोलिफरेशन सेंटर देखने को मिलेगा। नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा समझ सेल। समझ सेल क्या होती है? फ्रेजाइल ल्यूकेमिक सेल्स होते हैं। फ्रेजाइल ल्यूकेमिक सेल यानी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्पर्स हो जाती है, डिसरप्टेड हो जाती है इन द मेकिंग ऑफ स्मेयर, तो उनको समझ सेल कहते होते हैं। क्लियर? तो ऑलमोस्ट हमारे कवर हो जाता है टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाकी CLL वाला इनकी भी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे जो फॉलिकुलर लिम्फोमा इसमें सेंट्रोसाइट और सेंट्रोब्लास्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये भी किसी काम के नहीं है। बर्किल लिम्फोमा इट इज़ अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके 3 टाइप होते हैं, अफ्रीकन जिसको एंडेमिक बर्किल लिम्फोमा, स्पोरेटिक वाला जिसको नॉन एंडेमिक, और लास्ट में सब साइट ऑफ एग्रेसिव लिम्फोमा ये आपको देखने को मिलता है। उसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 8-14 की ट्रांसलोकेशन होती है। फॉलिकुलर के अंदर रट्टा मार लेना कि वहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन थी 14-18 की थी, जिसमें BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन होती है, लेकिन बर्किट के अंदर क्या होता है 8-14 की ट्रांसलोकेशन होती है। ओके, एंडेमिक वाला अफ्रीकन वाला जो कि जा को इन्वॉल्व करता है, स्पोरेटिक नॉन एंडेमिक वाला। ठीक है, और उसमें CMYC जीन की आपको ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा अगर माइक्रोस्कोपी करोगे तो नंबर 1 है ट्यूमर सेल में हाई माइटोटिक काउंट देखने को मिलेगा। उसका निमोनिक वैसे मार्स से रट्टा मार सकते हो, मार्स। नंबर 1 माइटोटिक काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 2 एपोप्टोटिक सेल देखने को मिलेंगे। नंबर 3 आर से क्या था, आर से आपका रॉयल ब्लू साइटोप्लाज्म जिसके अंदर क्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल, और लास्ट में एस से क्या बनता है, एस से आपका स्टेरिस का अपीयरेंस वगैरह बनती है। ठीक है, जो आपकी अमेरिकन टाइप है ना स्पोरेटिक वाली GIT को और पैरायोटिक नोट को, जबकि अफ्रीकन वाली आपकी मैंडिबल को और किडनी को इन्वॉल्व करती होती है। ऑलमोस्ट ये टॉपिक तैयार हो गया। बाकी बर्किल लिम्फोमा की डायग्राम जरूर देख जाना। ओके, स्टेरिस का अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये डायग्राम होगी, और ये जो डायग्राम है ये हेरी सेल ल्यूकेमिया की है, जिसके अंदर आपको ड्राई टैप और रेड पल्प को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। बाकी ये किसी काम का नहीं है। ओके ओके ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मल्टीपल माइलोमा। तो जो मल्टीपल माइलोमा इसको MMB कहते हैं, और यहाँ पे आपको M प्रोटीन, M स्पाइस आपको देखने को मिलती होती है। तो उसकी डायग्राम रट्टा मार लेना। इस डायग्राम के अंदर प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिनके मल्टीपल न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, और साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स जिसके अंदर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता होता है। ठीक है, अब मल्टीपल माइलोमा की यहाँ पे पहले बोनी लिगन है। बोनी लिगन में लाइक आपका रेडियोग्राफ के अंदर डिस्ट्रक्टिव प्लाज्मा सेल ट्यूमर प्लाज्मासाइटोमा होता है, एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करता होता है, यानी आपने रेडियोग्राफी में ये नोट करना है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन को, वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता होता है। इसके अलावा रिब्स को, स्कल को, पेल्विस को, इनको भी इन्वॉल्व करता होता है। तो आपको पंच आउट एलिटिक बोन लिगन 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर की है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो आपका आपने और क्या करना होता है, बोन मैरो एस्पायरेशन करोगे तो उसमें आपको प्लाज्मा ब्लास्ट देखने को मिलेगा, जिसका क्या होता है कि बिजार मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल है जो कि फायरी रेड अपीयरेंस होती है, साइटोप्लाज्म होता है। फ्लेम सेल, मॉड सेल जिसमें मल्टीपल ग्रेप लाइक साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट होते हैं। रसल बॉडी, डुचर बॉडी, रसल बॉडी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती है, डुचर बॉडी इंट्रान्यूक्लियर इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग न्यूक्लियन होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हमारा तैयार हो जाएगा।
और पेरिफेरल स्मीयर की तरफ आ जाओ तो पेरिफेरल स्मीयर में जो आपकी हाई लेवल होता है एम प्रोटीन का, तो उसकी वजह से आरबीसी का रोलेक्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये रोलेक्स फॉर्मेशन एसएलई में भी होती है, एलडीएचआईवी में भी होती है। ओके, और इसकी वजह से प्लाज्मा सेल ल्यूकेमिया भी हो सकता है। किडनी के अंदर माइलोमा किडनी आ जाएगा। क्लियर। तो बाकी इसको डायग्नोस करने के लिए लैब फाइंडिंग में प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको लाइक जो आपको एम प्रोटीन एम स्पाइस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके अलावा आपको प्लाज्मा सेल 10-20 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। बोन मैरो बायोप्सी में ईएसआर 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिक्रीज अनाइन गैप होगा। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होगा। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा। एलिवेटेड टोटल प्रोटीन विद अ नॉर्मल एल्ब्यूमिन। ओके, और बस इसका इतना ही कुछ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉजकिन लिम्फोमा वाला टॉपिक है। अच्छा, रसल बॉडी डुचर बॉडी किस में आती होती है? इसके अलावा मोनोक्लोनल गोमियोपैथी में भी आती होती है, लेकिन रसल बॉडी डुचर बॉडी फ्लेम सेल मॉट सेल ये आपने रट्टा मार देना है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। क्लियर। तो जो आपका हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का जो डिफरेंस है, लाइक जो आपका हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये सिंगल एक्सियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, जबकि नॉन हॉजकिन वाला ये आपका मल्टीपल पेरिफेरल नोड को इन्वॉल्व करता है। बिजेंट्रिक और वाल्डियर रिंग की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉन कॉन्टीजियस स्प्रेड भी नॉन हॉजकिन की और एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन भी होती है। और आपसे पूछा कि हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप्स कितनी होती है, तो आपके दो टाइप्स बतानी है, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। जो आपकी क्लासिकल टाइप होती है उसके अंदर आपके नोडुलर सेक्टोरियसिस आएगा, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीशन देखने को मिलेगा। जबकि नॉन क्लासिकल के अंदर आपने बताना है कि लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। और आपने ये भी बताना है कि इसकी जो स्टेजिंग है ना हॉजकिन और नॉन हॉजकिन को कैसे करोगे। आप करोगे लाइक आप एन आर्बोर क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपने 4 में डिवाइड कर देना है और आपने हर स्टेजेस को 2 में डिवाइड करना है, ए और बी। ए मतलब एब्सेंस और बी का मतलब प्रेजेंस है। कौन-कौन से सिम्पटम? फीवर है, ड्रेंचिंग, नाइट स्वेट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये आपको देखने को मिलेगा। अब स्टेज 1 में क्या होता है, सिंगल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है। स्टेज 2 में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है ऑन द सेम साइड ऑफ डायफ्राम। उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेकिन दोनों साइडों के ऊपर। और फोर्थ के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है, 1 और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन की। डायग्राम्स को तो आपने सबने देख लिया है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हॉजकिन लिम्फोमा जो डायग्नोस्टिक रीड स्टम्बक सेल होता है ना, उसमें आपका लार्ज होता है, लार्ज आपको सेल देखने को मिलता है। ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस या कि न्यूक्लियस के मल्टीपल लॉब्स होते हैं, लार्ज इंक्लूडिंग लाइक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस विद अ लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये आपको लैक्यूनर सेल है। लैक्यूनर सेल के अंदर ये आपका मल्टी लोबेट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मे भी यहाँ पे लिखा हुआ हो, हाँ, फोल्डेड या मल्टी लोबेट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लोब्स बने पड़े हैं इसके। ठीक हो गया। ओके, असल में ये डिसरप्शन की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। और यहाँ पे आपको मम्मीफिकेशन भी देखने को मिल सकती है, जिसमें सेल डेथ हो जाती है, पिक्नोसिस और श्रिंकेज हो जाती है। लास्ट में लिम्फोसिटिक वेरिएंट है। इसमें क्या होता है कि ये आपको लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में देखने को मिलता है। उसको आप पॉपकॉर्न सेल्स भी कहते होते हैं। क्लियर। और बाकी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लिखी है। आई डोंट थिंक सो कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डायग्राम देख लेना ये कि आपके हॉजकिन लिम्फोमा से सवाल इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है। लिम्फोसाइट नोडुलर सेक्टोरियसिस की है, मिक्स सेलुलैरिटी की है। और यहाँ पे अगर देखो ये आपका लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस वाली डायग्राम है। ऑलमोस्ट ये भी तैयार हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डायग्राम है एएमएल वाला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एएमएल में फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है, तो इसमें M0 M1 M2 तो ये आपने लिखना है। क्लियर। तो जो आपका M3 वाला होता है ना AML M3 वाला, तो उसको आप उसमें आपको और रोड्स देखने को मिलते हैं। और रोड्स क्या होते हैं, नीडल लाइक एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि लाइसोसोम की तरह देखने को मिलते हैं। 15-17 की ट्रांसलोकेशन की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन आपने AML की डायग्नोसिस करने के लिए आपको एटलीस्ट 20% माइलोब्लास्ट आपको चाहिए बोन मैरो के अंदर। ठीक हो गया। ओके, जो माइलोब्लास्ट होते हैं आपका डेलिकेट न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है इनका। नंबर 2, 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। मोर वॉल्यूमिनस साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा आपको पेरोक्सिडेज पॉजिटिव एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल जिसको रोड्स कहते हैं, ये आपको M3 वाले में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा सेल्स हो गए। क्लियर। और जो ब्लास्ट है ऑलमोस्ट कभी-कभार ब्लड से भी एब्सेंट हो सकते हैं, जिसको ए ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया वगैरह भी कहते होते हैं। इसके अलावा ढोल बॉडी पान ब्लू मेगा कैरियोसाइट ये भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो जाएगा। बाकी ये जो आपकी भी अडल्ट का डिजीज़ है, बच्चों में रिलेटिवली कॉमन नहीं होता। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। और ट्रीटमेंट के अंदर एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आ जाएगा, एंटीबायोटिक और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन ये आ जाती है। इसके बाद आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा वो CML वाला टॉपिक है। अब CML वाले टॉपिक के अंदर आपने देखना है कि 40 से लेकर 60 में कॉमन है। मेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है। BCR-ABL जीन की फ्यूजन होती है, यानी लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 की ट्रांसलोकेशन होती है। BCR-ABL जीन की फ्यूजन होती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है। इसके 3 फेजेस होते हैं। क्रॉनिक होता है, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट फेज है। क्रॉनिक के अंदर 10-20 से कम देखने को मिलते हैं, 3 से लेकर 5 साल तक होता है। जबकि एक्सेलरेटेड 10 से लेकर 19 और 20 से ज़्यादा हो तो वो ब्लास्ट होता है, जिसमें AML में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे इसकी डायग्नोसिस करने के लिए बोन मैरो के अंदर आपको हाइपरसेलुलैरिटी देखने को मिलती है। क्लियर। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, सी ब्लू हिस्टियोसाइड है। सी ब्लू हिस्टियोसाइड में स्कैटर्ड मैक्रोफेजेस विद अबंडेंट रिंकल्ड ग्रीन ब्लू
साइटोप्लाज्म जिसको सी ब्लू हिस्टियोसाइट कहते हैं। लास्ट में आपने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में ल्यूकोसाइटोसिस 1 लाख से ज़्यादा होगा, माइलोब्लास्ट आपके 10% से कम होता है, इओसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस ये आपको देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट के अंदर टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, इमाटिनिब, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक तैयार हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आरबीसीज़ वाला टॉपिक है। ओके, तो आरबीसीज़ वाले में इससे पहले एक सवाल आया था कि ईएसआर की नॉर्मल वैल्यूज़ पूछी हुई थी कि मेल्स के अंदर कितना होता है, फीमेल्स के अंदर कितना होता है। ओके, यहाँ पर मैंने शायद लिखा हो ईएसआर की वैल्यूज़। यस, मेल्स के अंदर वैसे ये तकरीबन 22 तक जाता होता है और फीमेल्स के अंदर 30 तक जाता होता है। फिर भी आप इसको गूगल से कंफर्म कर लेना। तो मैं सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस वगैरह दिखा दूँ। तो व्हाट इज़ दिस इमेज? तो ये हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस के इसके अंदर आपको एनएसओसाइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। एनएसओसाइटोसिस का मतलब है कि किसी की शेप किसी का साइज़ ज़्यादा है, किसी का साइज़ ज़्यादा है। फॉलिकुलोसाइटोसिस में शेप की अल्टरेशन देखने को मिलती है। और इसके अलावा होवल जेली बॉडीज़ जो कि न्यूक्लियर लैमिनेंट होते हैं। व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो ये वाली जो डायग्राम है ये क्रिस्टल वाले स्टेनिंग और ये आपकी जिम्सा स्टेनिंग होती है, रोमानॉस्की स्टेन होता है। और इसमें आपको ये बाइट सेल देखने को मिल रही है और सेंटर में आपको पैलर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल वाला जो पैलर है वो ऑलमोस्ट लॉस हो गया, नो सेंट्रल पैलर। ओके, व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो ये आपके डायग्राम सिकल सेल एनीमिया के जिसके अंदर आपको सिकल सेल आरबीसी देखने को मिलेगा। ये अच्छी डायग्राम है और ये तो वैसे छोड़ दो। ओके, ओके, व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो ये बीटा थैलेसीमिया में एक्स-रे की फाइंडिंग है जिसमें क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिल रही है। परपेंडिकुलर रेडिएशन डिसेबलिंग अ क्रू कट ये आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो ये आपको माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें फ्रैगमेंटेड आरबीसीज़ हो गए, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, इसके अलावा डीआईसी में भी देखने को मिलते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है और यहाँ पे आपको लाइक मेगालोब्लास्ट इन द डिफरेंट मैच्योरेशन है। लाइक जो सी वाली है ना ये आपका सी वाला वैसे ये क्या चीज़ है? मेगालोब्लास्ट एंड ऑर्थोक्रोमैटिक, जबकि ए वाले इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया वाले सेल्स हैं। और लास्ट में हमारा थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले टॉपिक में। तो ये आपने डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना जिसके अंदर आपको एनाइसोसाइटोसिस वगैरह ये सब देखने को मिल रहा है और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक आरबीसीज है। ओके, और नैरो रीमो पेरिफेरल हीमोग्लोबिन इसको नोट कर लेना। और ये जो डायग्राम है ये क्लासिकल डायग्राम है प्लास्टिक एनीमिया की जिसमें ये स्पॉन्जी बोन है और यहाँ पे मैरो के अंदर आपको एडिपोज टिश्यू देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अच्छा जो यहाँ पे तो ये जो डायग्राम है ना ये वाली जो डायग्राम माइक्रोएंजियो ये वाली जो डायग्राम है ये वाली डायग्राम है ये माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया जो कि डीआईसी की वजह से देखने को मिल सकता होता है। तो वो आपसे घुमा फिरा के सिनेरियो में पूछेगा कि डीआईसी के अंदर या डीआईसी का चीज़ें बता के लाइक सेप्सिस, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन या मेजर ट्रॉमा या फिर कोई और चीज़ होगी या जिसकी वजह से डीआईसी होगा। जीआईसी में क्या पिक्चर होगी तो आपने शिस्टियोसाइट माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया बता देना है। ओके, तो स्टार्ट ही हम ए प्लास्टिक एनीमिया से करते हैं। तो ये प्लास्टिक एनीमिया के सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डायग्नोसिस, तो आप कैसे पहचानोगे प्लास्टिक एनीमिया? तो इसमें आपको लाइक सारे के सारे सेल्स कम हुए पड़े होंगे, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, स्प्लीनोमेगाली इसमें एब्सेंट होगी, स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी। अगर स्प्लीनोमेगाली होगी प्लास्टिक एनीमिया कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो अब इसके कॉजेज पूछे जाएंगे लाइक जो एक्वायर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज आपका आ जाएगा इडियोपैथिक है, जबकि आपका इनहेरिटेड के अंदर फैनकोनी एनीमिया, टेलोमेरेज डिफेक्ट, बाकी एसीपीआई तो आई से इनहेरिटेड और ए से एक्वायर्ड, जबकि सी से केमिकल और इसके अलावा फिजिकल। केमिकल में अल्काइलेटिक एजेंट आपने नोट करना, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन्फेक्शन के अंदर आपका लाइक साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, ये वाले जोस्टर वायरस ये आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, ओके, तो ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ये इसकी फाइंडिंग है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाती है। बोन मैरो हाइपरसेलुलर होगी, इसके अंदर आपको बहुत सारे फैट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको ड्राई टैब भी कहते हैं, यानी अगर बोन मैरो बायोप्सी लोगे तो आपको ड्राई टैब देखने को मिलेगा। पैनसाइटोपिनिया होगा, रेटिकुलोसाइटोपिनिया होगा। क्लियर? तो ड्राई टैब आपको क्लासिकली देखने को मिलता होता है इस कंडीशन के अंदर। इसके बाद आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ये डायग्राम है जिसके अंदर आपको लाइक पेरिफेरल के अंदर आपको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नैरो रिमो पेरिफेरल आरबीसीज है। ओके, ये आपने नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे बोन मैरो के अंदर आपको एब्सेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन इन द मैक्रोफेजेस इसको देखने के लिए प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग करती होती है। बाकी पेरिफेरल स्मेयर के अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। नैरो रिम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। ओके, सेंट्रल पैलर का जोन आपको 1/3 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेंसिल सर्फोइक्लोसाइटोसिस ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि डायग्नोस कैसे करोगे? तो डायग्नोस कैसे करोगे आप? लाइक आपने सीबीसी कराना जिसके अंदर आपको ये पेरिफेरल स्मेयर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपने देख लेना कि आपको पेंसिल सेल पोइकिलोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस देखने को मिलता है। पेंसिल सेल तो आपने रट्टा मान लेने हैं। इसके अलावा बोन मैरो
में आपको क्रूशियल ब्लूज ट्रेनिंग करोगे तो आपको डिसअपियरेंस ऑफ सस्टेनेबल आयरन देखने को मिलेगा। क्लियर। सीबीसी हो गया। आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन कम हो जाएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फेरेटिन कम होता है और ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन भी कम होगी, 15% से आपको कम देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो गया टॉपिक। अच्छा, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज का अगर आपसे पूछे तो उसकी टियोलॉजी क्या होती है, तो 3 कैटेगरी की होती है। क्रॉनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, क्रॉनिक इम्यून डिसऑर्डर और नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म में लंग्स, ब्रेस्ट या हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा को रट्टा मार लो। क्रॉनिक इम्यून में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। माइक्रोबियल इन्फेक्शन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और लंग्स एब्सेस आ जाएगा। इसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं, हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर सबसे पक्की ठक्की डायग्राम है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 6 लोब तक देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये नोट कर लेना। अच्छा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया को 2 में डिवाइड करना, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक। जो आपका मेगालोब्लास्टिक होता है उसको आपने 3 में डिवाइड करना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलिक डेफिशिएंसी और इसके अलावा कुछ ड्रग्स की वजह से, लाइक आपका मिथोट्रेक्सेट या 5-फ्लोरोयूरेसिल जो कि मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है। बस ये नोट कर लेना। अब इसके बाद इनकी आपसे पूछी जाएगी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो तमाम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में सिमिलर होता है। लाइक आपको मैक्रोवेलोसाइट आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 2 हाइपरक्रोमिक आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 एनएससाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। नंबर 4 न्यूक्लियर हाइपरसेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। बोन मैरो के अंदर हाइपरसेलुलैरिटी होगी ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिक। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलती है। जायंट मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म ये भी आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। बाकी डायग्नोस करने के लिए, लाइक अगर पर्नीशियस एनीमिया वाला टॉपिक है तो आपने B12 को देखना जो कि कम होगा, होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होगा, मेथाइलमेलानिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, रेडिक्स का काउंट कम होगा, LDH और इंटरड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा। शीलिंग टेस्ट आपने परफॉर्म करना। जबकि फोलेट के केस में क्या होता है, फोलेट के केस में आपने फोलेट के लेवल देखना जो कि कम होगा, RBC फोलेट के लेवल ये भी कम होगा, होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होगा, यूरिन के अंदर मेथाइलमेलानिक एसिड का लेवल नॉर्मल होगा, रेटिस का काउंट कम होगा, LDH और इंडायरेक्ट बिलिरुबिन के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो गया अच्छे तरीके से। तो ये भी हो गया है। तो हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आई डोंट नो कि इसकी जो डायग्राम है वो तो शायद यहाँ पे इतनी अच्छी ना हो। हाँ, वाकई में यहाँ पे डायग्राम नहीं है इतनी। अच्छा, मैं ESR लेवल बता देता हूँ। 0 से लेकर 15 लिखा हुआ है, 0 से लेकर 15 लिखा हुआ है मिलीमीटर पर आर मेल्स के अंदर, और 0 से लेकर 20 तक फीमेल के अंदर। ठीक है, इनको भी देख लो। और ESR बढ़ता होता है किस कंडीशन में, रोलेक्स फॉर्मेशन वाली में, मल्टीपल माइलोमा में, तो उसको भी देख लेना। अच्छा, मैं बताने वाला था कि ब्लड सैंपल ट्यूब्स, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड सैंपल ट्यूब्स, तो इसकी एक मतलब समझ लो कि इसके अंदर अपने ब्लड सैंपल ट्यूब्स में क्या क्या करना होता है। क्लियर। तो जो ब्लड सैंपल ट्यूब्स है ना, आगे इनके लाइक में भी शायद आपको विजिबल हो या ना हो, लेकिन बता दूं कि यहाँ पे बल्कि लिख के बता देता हूँ। ओके, तो जो आपका ब्लू वाली होती है ना, ब्लू वाली, ठीक है, ब्लू वाली को हम सोडियम सिट्रेट भी कहते होते हैं। और यहाँ पे जो एंटी कोगुलेंट ऐड होता है वो सोडियम सिट्रेट ही ऐड होता है। तो ये आपको किस चीज़ के लिए करती है, ये आप ब्लड क्लॉटिंग के लिए करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, या आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम परफॉर्म करना, या इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जो कि वारफेरिन के लिए करती है। इसके बाद जो रेड वाले को हम सिंपल रेड या प्लेन भी कहते होते हैं। ओके, इसमें नो एडिटिव होता है, कोई एडिटिव ऐड नहीं होगा। और ये आप इम्यूनोलॉजी के अंदर, इम्यूनोलॉजी या सीरोलॉजी के अंदर करते होते हो। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ग्रीन वाले की तरफ आ जाते हैं। ग्रीन वाले को हम हेपरिन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप हेपरिन ऐड करते हैं। क्लियर। और ये आप स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपका पिंक वाला है, ओके, पिंक वाले को ETDA भी कहते हैं क्योंकि इसमें ETDA ऐड होता है। और ये आप CBC में ESR परफॉर्म करने में होल ब्लड के लिए आप करते होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको ये कवर करवा दिया है। तो अब हम थोड़े से ना दूसरे डिजीज़ की तरफ चलते हैं। यानी हमने वारफेरिन वाला जो टेस्ट बॉटल है वो कौन सी होगी, ब्लू वाली होगी। और इसमें कौन सा एडिटिव यूज़ करेंगे, लाइक आपने सोडियम सिट्रेट ऐड करना होता है। अगर आपसे कंसंट्रेशन पूछे तो आपने 3.2% आपने ऐड करना है। तो मेगालोब्लास्टिक भी कवर हो गया। सिकल सेल ये रहता होता है, हीमोफिलिया वाला टॉपिक भी रहता है, ESR वाला लेवल कवर हो गया। थैलेसीमिया के लिए कन्फर्मेटेड है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लेकिन पहले हम कोआगुलेशन डिसऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोआगुलेशन डिसऑर्डर के अंदर यहाँ पर उसकी ये पूछ रहे हैं कि DIC का, तो जो DIC के जो 2 मेजर मैकेनिज्म जो कि ट्रिगर करते हैं, नंबर 1 रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, अनदर प्रोकोआगुलेंट इनटू द सर्कुलेशन, नंबर 2 वाइड स्प्रेड इंजरी और एंडोथेलियल सेल। ये बात नोट कर लेना। और एक और बात है कि जिसकी एटियोलॉजिकल मैकेनिज्म, तो सेप्सिस में ई कोलाई, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, और इसके अलावा आपने नोट करना है कि रिकेट्सी आ जाएगा। लाइक ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटल एब्रॉप्शन या अबॉर्शन हो गया, मैलिग्नेंसी, लाइक पैनक्रियास की, प्रोस्टेट की M3 वाले टाइप, या मेजर ट्रॉमा, कैनाश इंजरी, बर्न्स या एक्सटेंसिव सर्जरी है। क्लियर।
तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी टेस्ट है वैसे इसकी डायग्राम है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये आएगी। ओके, तो यहाँ पे देख लेना कि जो थ्रोम्बस होते हैं आपको ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी में देखने को मिलती है। प्लेटलेट काउंट इसमें कम होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटीटी टाइम ये भी आपको एलिवेटेड देखने को मिलता है। फिब्रिनोजन कम होगा, डी डाइमर बढ़ जाती है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी आपकी बढ़ जाती होती है। ट्रीटमेंट कैसे होगा? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स देनी है, ओके, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी भी देनी है इन केस ऑफ सीवियर सेप्सिस। तो ये टॉपिक तुम्हारा अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब हीमोफीलिया वाले टॉपिक इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं। हीमोफीलिया वाला मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सीरियस ब्लीडिंग है। तो ये म्यूटेशन सॉरी ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एक्सीडेंट रिसेसिव है, क्रिसमस डिसीज भी कहते होते हैं हीमोफीलिया बी को। क्लियर? तो इसमें फाइंडिंग में क्या होगा? स्पॉन्टेनियस हेमरेज होगा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर या जीआईटी में से। हीमार्थ्रोसिस होगा, ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट, पीटीची एब्सेंट होती है, क्रिपलिंग आर्थ्रोपैथी। प्लेटलेट काउंट सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है प्लेटलेट काउंट से, तो वो आपको नॉर्मल होगा। ब्लीडिंग टाइम ये भी नॉर्मल होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये भी नॉर्मल होगा। लेकिन फैक्टर 8 जो कि इसमें आता होता है इंट्रिंसिक वाले में, तो ये टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन रिकॉम्बिनेंट फैक्टर आपने यूज़ करने होते हैं। क्लियर? बाकी ऑलमोस्ट हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो गया है। इसके बाद हेरिडिटरी कोआगुलेशन डिजीज पूछे थे। कॉमन 3 मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो हीमोफीलिया बी और वॉन विलिब्रियन डिजीज है। ओके, बस ये देख लेना कि आपके कॉन्जेनिटल डिजीज आ जाते हैं। क्लियर? इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा को देख लेते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को आपने 2 में डिवाइड करना है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा और लास्ट में आपका थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। उसके अंदर आपके आपने उसको 2 में डिवाइड करना होता है, यानी ये थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी है जिसको आपने 2 में डिवाइड करना है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पल और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। ठीक है, तो इनको जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला इडियोपैथिक आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a के खिलाफ बनता होता है। ठीक है, अब ये प्राइमरी या सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी में किसी ड्रग एक्सपोजर की वजह से होगा। लैब फाइंडिंग में कॉप टेस्ट पॉजिटिव होगा, पीटी एपीटीटी टाइम नॉर्मल होगा। प्लेटलेट काउंट आपको क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता होता है, स्मीयर में माइक्रो सफिलोसाइट देखने को मिलेगा। क्लियर? सप्ली नॉर्मल इनसाइज होगी, कंजेशन और साइनोसाइनसिस है, ये भी देख लेना। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पस में एडम TS13 इसकी आपको डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। उसमें आपको सिस्टियोसाइड देखने को मिलती है। ठीक है, सिस्टियोसाइड उसमें भी था, वैसे कॉम टेस्ट नेगेटिव आता, उसमें कॉम टेस्ट पॉजिटिव था। तो आपका इडियोपैथिक था, असल में वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आईजीजी एंटीबॉडी की वजह से देखने को मिलता है। तो हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ये आपको O157H17 की वजह से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? स्मीयर में सिस्टियोसाइट होती है, कॉम टेस्ट नेगेटिव आता है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, पीटी एपीटी टाइम ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। इसमें ट्राइएट होता है लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल फेलियर और माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें नॉर्मोसिटिक होता है, एलडीएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इंटरनेट बिलिरुबिन भी ज़्यादा होता है, सिस्टियोसाइड आपको देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लडी डायरिया होता है काज्ड बाय ई कोलाई। लास्ट में हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, बस वॉन विलिब्रियन डिजीज की तरफ आ जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर आपका यही वाला होता है। ओके, अब वॉन विलिब्रियन फैक्टर क्या करता है? फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता होता है, उसके अलावा क्या करता है? प्लेटलेट को बाइंड कराता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता होता है। क्लियर? ठीक है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी। अब इसकी 3 टाइप्स होती है। टाइप 1 जिसमें रिड्यूस क्वालिटी होती है सर्कुलेटिंग की। ओके, टाइप 2 के अंदर क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये भी, लेकिन इसमें क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। लास्ट में जो टाइप 3 है, टाइप 3 ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। पहले तो ऑटोसोमल डोमिनेंट थे, इसमें क्या होता है कि जीन डिलीशन की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, लेकिन डिफेक्टिव होते हैं, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, पीटी टाइम नॉर्मल है, पीटीटी टाइम बढ़ जाता होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज फैक्टर 8 है। वॉन विलिब्रियन फैक्टर की एक्टिविटी कम हो जाएगी। कंफर्मेशन के अंदर वॉन विलिब्रियन फैक्टर मल्टीमर एनालिसिस करते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। इसके बाद सिकल सेल की इन्वेस्टिगेशन, सिकल सेल एनीमिया में इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो ये आपके लैब टेस्ट आ जाएंगे। नंबर 1 सिकलिंग टेस्ट, मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीनिंग टेस्ट है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें HBES प्रोफाइल में आपको 60% और 40%, जबकि इसमें 95 और 5% आपको देखने को मिलता होता है। और ट्रीटमेंट के अंदर हाइड्रोक्सी यूरिया आपको देखने को मिलता है। और थैलासीमिया के अंदर आपने क्या